बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लो डिस्कस करना था। देखिए, कैश कहते हैं किसी भी बिजनेस का जो है ना लाइफ ब्लड होता है। यानी बिजनेस में अगर कैश मैनेज हो जाए तो बिजनेस मैनेज हो जाता है। और कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू होता है। हमारे यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो हमने जिनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, उनमें कैश भी एक मेजर फैक्टर होता है कि हमारा कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। इसीलिए जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो जो 5 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उनमें से एक स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती थी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दिस इज़ प्योरली मेंट फॉर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। यानी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना हुआ। देखें, कैश इनफ्लो आउटफ्लो के लिए वैसे तो कितना आया कितना गया उसके लिए तो कैश अकाउंट भी बन जाता है, वहाँ से भी हमें यही पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कैश की, और कैश अकाउंट में सिर्फ आपको सिर्फ ये बताएगा कैश कितना आया, कैश कितना गया। वेयरएज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको ये बताती है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज से कितना कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो मेन डिफरेंस इनमें जो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है, क्योंकि दोनों का एंड रिजल्ट बहरहाल क्लोजिंग कैश ही होता है। इसका भी एंड रिजल्ट क्लोजिंग कैश ही होगा, उसका भी एंड रिजल्ट क्लोजिंग कैश होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट जी। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये क्यों बनाई जाती है? ताकि हम देख सकें कि हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बिजनेस की हमें कितना क्या पैसा दे रही हैं और कितना पैसा ले रही हैं। राइट, ये दो तरह से बनती हैं आपके, और दोनों तरह से आपके एग्जाम का हिस्सा है। दो तरह से ये बनती हैं और दोनों तरह से हम इंशाल्लाह इनको बनाएंगे भी और सीखेंगे भी। कौन कौन से दो तरीके हैं जी इसके बनाने के? एक डायरेक्ट मेथड होता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, और एक इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो चेक होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। यानी ज़्यादातर अगर ये क्वेश्चन लेसन 10 दफ़ा आया है तो 10 में से तकरीबन 7 से 8 दफ़ा ये इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आया है, 1 से 2 दफ़ा ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी पूछा गया। हम देख लेते हैं जी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो किस तरह से बनती है। आज मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू किस तरह से बनती है। उसका फॉर्मेट मैं बना देता हूँ, फॉर्मेट को समझ भी लें और इसको याद भी कर लें, ये आपके काम आएगा आगे जाके आने वाली ज़िंदगी में। ठीक हो गया? देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सॉरी, इसको ज़रा पहले एक्टिविटी वाइज लिख लें कि इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो तीसरी एक्टिविटी होती है वो होती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो मिलेंगे उसका आम तौर पर ताल्लुक हमारी इनकम स्टेटमेंट से होता है, या जो करंट पोर्शन होता है बैलेंस शीट का, यानी जो ट्रेडिंग एसेट और ट्रेडिंग लायबिलिटीज होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आमतौर पर जो कैश नजर आएगा वो तमाम चीज़ें जो इनकम स्टेटमेंट में यूज होती हैं, और जो करंट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट है यानी ट्रेडिंग एसेट्स और ट्रेडिंग लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स होती है। जो करंट एसेट्स होते हैं उन्हें ट्रेडिंग एसेट्स भी कहते हैं,
और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं इन्हें ट्रेडिंग लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो नजर आएगा आपको वो या तो इनकम स्टेटमेंट आइटम से रिलेटेड होगा या करंट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट से ताल्लुक होगा उसका। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ओनली नॉन करंट एसेट्स आपको नजर आएंगे। तो तमाम नॉन करंट एसेट्स और उनकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज मोर अबाउट नॉन करंट एसेट्स। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टोटल फाइनेंसिंग आपकी नजर आएगी। टोटल फाइनेंसिंग क्या होती है? आपका अपना पैसा और लोगों का पैसा। आपका अपना पैसा इज, तो यहाँ पर इक्विटी और लायबिलिटीज ये नजर आएंगी ये आपको, यानी फाइनेंसिंग से रिलेटेड आपको वहां पर चीजें नजर आएंगी। शेयर कितने बिके, लोन कितना लिया, शेयर दिए वापस दिए, लोन कितना लिया कितना दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन। एसेट कितने खरीदे कितने बेचे, इनकम स्टेटमेंट में जो सारी डिटेल्स हैं, इनकम स्टेटमेंट से हमें कितने पैसे आए। इसमें जो सबसे डिटेल्ड एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये नॉर्मली प्रॉफिट से शुरू होती है और फिर हम प्रॉफिट्स में एडजस्ट करते जाते हैं चीजें। अगर कोई नॉन कैश आइटम्स हैं तो उसको उसी हिसाब से उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दिस एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर लॉस है तो फिर लॉस बिफोर टैक्स। लॉस से भी शुरू हो सकती है, तो लॉस को माइनस से शुरू करें। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड लॉस बिफोर टैक्स। अच्छा, ये जो लॉस बिफोर टैक्स है इनमें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर हम इसमें जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं वो सारी इसमें एडजस्ट कर देते हैं। जितनी नॉन कैश आइटम्स होती हैं इनमें एडजस्ट कर देते हैं। जो नॉन कैश आइटम्स है वो कौन कौन सी हैं जी? डेप्रिसिएशन है। देखिए डेप्रिसिएशन इसमें से निकली हुई थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, लेकिन क्या उसका कैश का फैक्टर था? नहीं था। हम उसे ऐड बैक कर देंगे ताकि वो अपनी ओरिजिनल कैश की पोजीशन पर चली जाए। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सी वाली जी? जो करंट ईयर वाली होगी, यानी सिर्फ इसी साल की, सिर्फ इसी साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो इसमें ऐड बैक कर दी जाएगी। इसी तरह एक और जी नॉन कैश आइटम होती है जिसे हम बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स भी इन्हें ऐड बैक कर दिए जाएंगे क्योंकि इसमें से निकल चुके हैं और हम इसे वापस इसमें ऐड बैक कर देंगे ताकि ये अपनी कैश की पोजीशन के ऊपर ओरिजिनली आ जाए। इसमें से एक और चीज भी निकली हुई है, इंटरेस्ट। पीबीआईटी होता है ना, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट निकला तो जो पीबीटी रहेगा। इंटरेस्ट को भी हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, लेकिन नॉन कैश का करके नहीं, ये भी करंट ईयर का इंटरेस्ट पेबल ऐड करेंगे। नहीं, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। उसकी वजह यह है कि हमने इंटरेस्ट इसमें से निकाल तो दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या यह पे हुआ या नहीं हुआ। अगर ये पे नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नॉन कैश है, लेकिन हमने निकाल दिया। और कितना पे हुआ वो हमें नहीं पता, वो फिर आखिर में जाकर देखते हैं हम, आखिरी एडजस्टमेंट में जाकर कि जितना पे हुआ होता है सिर्फ उतना निकाल देते हैं। पहले सारे का सारा ऐड बैक कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि कितना पे हुआ सिर्फ उतना निकालते हैं। ठीक है जी, तो बाकी ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें से अगर आपने कोई एसेट बेचा है, अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो उसके ऊपर लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा। अगर लॉस हुआ है तो वो जाहिर है इसमें से निकला होगा, वो इसमें से निकला होगा। हम उसे इधर ऐड बैक कर देंगे क्योंकि उसका ताल्लुक इस एक्टिविटी के साथ नॉन करंट एसेट, तो उसे इधर एडजस्ट कर देंगे। अगर लॉस हुआ है तो जाहिर है वो इसमें से लॉस ऑन नॉन करंट एसेट। अगर लॉस हुआ है तो दैट लॉस विल बी एडेड बैक इनटू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि इसे इधर ऐड कर देंगे, वो जो टोटल सेल प्रोसीड्स था फिर वो उधर चले जाएंगे, उसमें वो ऑलरेडी शामिल होगा, वो उधर लिख देंगे उसे। अच्छा जी, जाहिर अगर गेन है तो फिर इसमें ऐड हुआ था उसे माइनस कर देंगे, माइनस गेन ऑन नॉन करंट एसेट, राइट जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट इसमें से निकल गया था, हम इसको एड बैक कर दिया, हमें पता नहीं था कितना पे हुआ। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो एक चीज होती है जो इसमें ऐड है। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द बिल्डिंग वगैरह या डिविडेंड्स वगैरह या इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह जो हमें मिला था वो इसमें ऐड, लेकिन उसका भी तो नहीं पता कि ये कितना मिला या मिला भी या नहीं मिला। तो इसमें चूंकि ऐड था तो हम उसको निकाल देंगे। इंटरेस्ट निकला हुआ था, ऐड बैक कर दिया, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड है उसे माइनस कर दें, तो माइनस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर कहीं क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इनकम नजर आए तो उसे अभी ऐड कर दें और नीचे जाके देखेंगे अगर ये इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिली कितनी है, एक्चुअली कैश में कितनी मिली। बिकॉज डोंट फॉरगेट ये सारी की सारी क्वेश्चन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें हमें कैश कितना मिला, राइट जी। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आपको प्रोविजंस वगैरह नजर आती हैं, बैड डेट्स प्रोविजन, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स प्रोविजन, जो उसकी जो या वारंटी प्रोविजंस वगैरह की होती हैं। आपके लेवल के ऊपर वैसे अलाउंसेस की प्रोविजंस ही होंगी, क्योंकि दूसरी प्रोविजन आपके है नहीं है, वो आगे जाके उसमें इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 37 FR2 में। तो FR2 में जब जाएंगे तो वहाँ पर शायद आपको प्रोविजन दूसरी भी नजर आई, लेकिन यहाँ पर अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स चूंकि आपके पीछे आप पढ़ के हैं तो वो नजर आएगा यहाँ पर आपको, उसकी भी पूरी ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह, वो भी सीखेंगे। लेकिन कोई भी प्रोविजन वैसे उसकी नेचर क्या होती है प्रोविजन की या अलाउंस की, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोविजन? एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स होती हैं, क्या होता है? कंट्रोल टू एसेट होता है। लेकिन इस कंट्रोल टू एसेट तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, वैसे तो ठीक है कंट्रोल टू एसेट, लेकिन इसकी नेचर आप कहाँ पर लिखती हैं अलाउंसेस को? अलाउंस कौन से कॉन्सेप्ट के अंडर ये लिखी जाती है? प्रूडेंस के अंडर। तमाम प्रोविजन अलाउंसेस जो हैं वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर के लॉसेस हैं जिनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो कभी कभी पूछ ले कि प्रोविजन किस कॉन्सेप्ट के अंडर बनती हैं, तो प्रूडेंस के अंडर बनती है। प्रूडेंस यही होता है ना कि फ्यूचर लॉसेस अभी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। अगर आप लॉसेस फॉर बैड डेट्स देखें तो ये भी क्या है, फ्यूचर का कोई एक्सपेंस है बैड डेट्स जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। और वो एक्सपेंस जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सके, ये हमारी अनसर्टेन लायबिलिटी होती है। तो उसका मतलब इसकी नेचर लायबिलिटी की होती है। तो ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, ऑल प्रोविजंस आर अनसर्टेन लायबिलिटीज। जितने भी अलाउंसेस हैं, प्रोविजंस हैं, ये तमाम की तमाम अनसर्टेन लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो इसका क्या मतलब है, पैसे आएंगे या जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो कैश बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। इसका मतलब है लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो कैश भी बढ़ेगा। और एसेट इसके उल्टे, एसेट जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है एसेट आया लेकिन कैश जाए, ठीक है। एंड लाइकवाइज लायबिलिटी जब कम होगी तो कैश जाएगा, बढ़ेगी तो कैश आएगा। ये भी आपने कैश फ्लो में कॉन्सेप्ट याद रखना कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब ये अलाउंसेस है, अलाउंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो या डिक्रीज होंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, अगर अलाउंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश जाएगा, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश आएगा। एड इंक्रीज इन अलाउंसेस, जब भी अलाउंसेस बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल दो अलाउंसेस दिए होंगे, पिछले साल 1000 थे, इस साल 1500 नजर आ रहे हैं, 500 से बढ़ गए, इसका मतलब है मेरा कैश 500 से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है बिजनेस को कैश दिया 500 रुपए का एक्स्ट्रा कि ये रख लो, काम आएगा। इसी तरह अगर ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन अलाउंसेस जो है ये माइनस हो जाएगा। जो डिक्रीज इन अलाउंसेस है वो माइनस होंगे। इंक्रीज इन अलाउंसेस विल बी एडेड, डिक्रीज इन अलाउंसेस विल बी डिडक्टेड। दूसरे लफ्जों में लायबिलिटी का कैश के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ेगी तो कैश भी बढ़ेगा, ये कम होगी तो कैश भी कम होगा। और एसेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एसेट बढ़ेगा तो कैश कम होगा और ये कम होगा तो कैश बढ़ेगा, राइट। इसके बाद आपने जी एडजस्ट करना होता है इसमें
वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये इसी का हिस्सा है वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही, लेकिन इसमें जरा वर्किंग कैपिटल को आप अलग से एडजस्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में हमने क्या करना होता है जी, हम जो वर्किंग कैपिटल है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें से कितना कैश आया कितना कैश गया। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल जी? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट से कितना कैश आया और कितना कैश गया, और करंट लायबिलिटी से कितना कैश आया कितना गया। ये वैसे सिंपल मूवमेंट्स होती हैं, ये चूंकि बैलेंस शीट दी होती है, आपको दो बैलेंस शीट्स दी होती हैं। पिछले साल की बैलेंस शीट में नजर आ रही हैं आपके लेस करंट एसेट्स 20,000 के, इस साल में नजर आ रहे हैं 25,000 के। इसका मतलब है मेरे करंट एसेट्स 25,000 5,000 से बढ़ गए, तो यहाँ पर इंक्रीज शो कर दिया गया। पहले करंट एसेट्स को देखो, लेकिन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने लिखा, अदर देन कैश एंड कैश एंड, यानी कैश, बैंक या कोई शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट्स में भी कैश समझा जाता है, इनकी मूवमेंट नहीं देखी जाती, इन्हें सबसे आखिर में जाकर एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक तो अकाउंट रिसीवेबल होंगे और दूसरी इन्वेंट्री होगी। इन दो चीजों को आपने यहाँ पर एडजस्ट करना, या कोई अदर ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह हो तो वो भी इधर ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अगर रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो कैश आएंगे या जाएंगे? कैश आएंगे, एसेट है ना, दूसरे लफ्ज में एसेट, एसेट कम हो तो इनवर्स रिलेशनशिप, और अगर रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कैश जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन रिसीवेबल जो है कैश जाएगा, और अगर डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है तो कैश आएगा। डिक्रीज इन रिसीवेबल में कैश आएगा और इंक्रीज इन रिसीवेबल में कैश जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री जो है अगर बिक गई है तो कैश आएगा या जाएगा? आएगा। इसका मतलब है एड डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और जाहिर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, राइट जी। रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज और इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, ये यहाँ पर शो किया जाएगा। ये बाय द वे सिंपल मूवमेंट होती है, दोनों बैलेंस शीट्स दी होती हैं, पिछले साल के रिसीवेबल इस साल के रिसीवेबल का डिफरेंस देख लेंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ लिख देंगे, कम हो रहा है तो कम हुआ लिख देंगे। अच्छा जी, इसके नीचे जाहिर है लायबिलिटी आएगी, तो लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर्स या पेएबल या अगर कोई अप्रूवल है, सैलरी एक्सपेंस वगैरह कोई ऐसी चीज़ें थी, तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश आएगा, लायबिलिटी कम होगी तो कैश जाएगा। तो ऐड इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स, और यही अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो उसका मतलब है हमने पेमेंट कर दी, लायबिलिटी पे हो गई। डिक्रीज इन पेएबल, इंक्रीज इन पेएबल, इंक्रीज इन पेएबल विल बी एडेड, डिक्रीज इन पेएबल विल बी डिडक्टेड। इसमें हम इसका जो आंसर होता है इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये प्योर ऑपरेशन से हमने ये कैश जनरेट किया होगा। ये सब का एडलेस 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 करते यहाँ पर जो आंसर आएगा, दिस इज नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से दो चीजें और माइनस करनी होती हैं। डोंट फॉरगेट, हमने एक इंटरेस्ट जो था वो एड बैक किया हुआ, ये देखने के लिए कि इसमें से पे कितना हुआ। तो अब इसका एक अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने साल शुरू किया तो किसी का 1000 रुपया इंटरेस्ट देना था बैंक का, इस साल में 500 मजीद आ गया, तो इसका मतलब है टोटल देने वाला कितना हो गया 1500। कहता जब साल ख़त्म किया है तो 300 रुपया अभी भी देने वाला रहता है, इसका मतलब है हमने 1200 रुपया पे कर दिया, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1200 रुपये। उसका अकाउंट में बना के दिखाता हूँ अभी,
वो बड़े आराम से इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, नीचे इंटरेस्ट पेड आएगा। यहाँ पर आएगा पेड, ये है एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस इज नॉट टोटल पेमेंट। तो हमने देखना पे कितना मुमकिन है, पिछले साल का भी कोई पे करना पड़ गया, तो वो देखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट पेड, माइनस इंटरेस्ट पेड। इसके लिए एक अकाउंट बनेगा छोटा सा, या स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं, ओपनिंग प्लस करंट ईयर माइनस क्लोजिंग करेंगे तो जो आएगा आंसर वो पेड होगा फॉर द ईयर। टैक्स भी तो पे होता है, तो माइनस टैक्स पेड भी किया जाएगा, इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स पेड। इसमें से दो चीजें निकलेंगी, इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड। बाय द वे डिविडेंड पेड भी इधर ही लिखा जा सकता है, डिविडेंड पेड इधर लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक इक्विटी के साथ होता है, तो वो उधर ही ले जाते हैं, उसको उधर पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो उसे इधर भी लिख सकते हैं। IAS 7 इसकी इजाजत देता है कि डिविडेंड पेड आप इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी जगह कोई नहीं, उधर ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये जी पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसे बाय टोटल करके लिख दिया जाएगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, इनकम टैक्स पेड ऊपर क्यों नहीं ऐड किया था हमने? इनकम टैक्स यहाँ पे तो इंटरेस्ट तो ऐड पैक कर दिया था, टैक्स क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि टैक्स ऑलरेडी एडेड, टैक्स ऑलरेडी उसमें है। अच्छा जी, इधर आ जाइए आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे लंबी एक्टिविटी ये थी। यहाँ पर आप दो तीन आइटम्स आए। देखिए, नॉन करंट एसेट्स में एसेट की खरीदो फरोख्त, बिका तो कितने पैसे आए, खरीदा तो कितने पैसे गए, ठीक हो गए। अच्छा, सबसे पहले बताएं, अगर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हुआ यानी एडिशंस हुए हैं तो पैसे आएंगे या जाएंगे? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हुआ, पैसे जाएंगे, इसका मतलब है जी माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके लिए हम अकाउंट बनाया करेंगे और अकाउंट बनाकर इंशाल्लाह उससे हमें पता चल जाएगा कितने के पैसे हमने खर्च दिए एसेट खरीदने में। और अगर एसेट बिकेगा तो जो सेल प्रोसीड्स हैं जाहिर फिर पैसे आएंगे तो ऐड कर दें, खरीदेंगे तो जाएंगे और बिकेंगे तो आएंगे। देखिए, लेजिम हमारा एक एसेट था जो 10,000 वाला था, 15,000 का बिक गया, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 15,000। इस 15,000 में 5,000 प्रॉफिट शामिल है। ये जो 10,000 वाला एसेट हमने 15 का बेचा तो 15,000 इधर लिख दिया, इस 15,000 में 5,000 प्रॉफिट शामिल है ना, इसलिए हमने ये प्रॉफिट यहाँ से निकाला था क्योंकि वो इस 15,000 में शामिल है। अगर वो भी लिखा रहता और ये भी लिखा रहता तो फिर ये डबलिंग हो जाएगी, इसलिए उधर से लॉस भी निकालेंगे और प्रॉफिट भी निकालकर सेल प्रोसीड टोटल के टोटल इधर लिख देंगे। इस सेल प्रोसीड में लॉस भी शामिल होगा और गेन भी शामिल होगा, राइट। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी और इन्वेस्टमेंट वगैरह वो भी खरीदी है तो उसके भी पैसे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बिकी है, पैसे आएंगे। इंटेंजिबल एसेट खरीदा है तो पैसे जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट बिका है तो पैसे आएंगे। वैसे इंटेंजिबल एसेट्स नॉर्मली बिकते नहीं, लेकिन ये एसेट्स जो भी जितने भी, बेशक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बेशक नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स, बेशक इंटेंजिबल, इन तमाम के ऐसे लिख देंगे। चाहते हैं तो मैं वो भी नीचे लिख देता हूँ, लेकिन उन सबका बिहेवियर एक ही है। ऑल एसेट्स परचेज माइनस ऑल एसेट्स सोल्ड एट, राइट। और आखिर में आपको याद होगा यहाँ पर हमने एक चीज इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ से माइनस की हुई है, ये देखने के लिए कि इसमें से एक्चुअली मिला कितना, तो जो मिला होगा उसको फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। जो रिसीव हुई होगी वो यहाँ पर लिखा जाएगा अकाउंट बना के, वो भी बिल्कुल ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल प्लस करंट ईयर माइनस क्लोजिंग करेंगे तो पता चल जाएगा
कितनी मिली, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, या इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपके शो की जाएंगी, इसका भी टोटल यहाँ पर कर दिया जाएगा, राइट। ये इसे क्या कहा जाएगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट जी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लंबी हो सकती थी स्टेटमेंट अगर हम लिख देते परचेज ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट इनकम। ये लंबी हो सकती थी, लेकिन सबका बिहेवियर यही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाइए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अबाउट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर्स की खरीदो फरोख्त, शेयर कैपिटल से कितना पैसा आया, शेयर प्रीमियम से कितना पैसा। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अबाउट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर की खरीदो फरोख्त, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, लोन्स कितने लिए, कितने वापस किए, ठीक है, और डिविडेंड्स की पेमेंट भी, चूंकि हमने उधर नहीं लिखा, डिविडेंड्स भी इधर ही ट्रीट करते हैं। देखिए, अगर शेयर इशू होंगे पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे, शेयर दिए हैं पैसे आएंगे। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल और इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, ये दोनों जो है ये हमें पैसे देंगे, पैसे आएंगे। अगर शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो जाहिर है प्रीमियम के साथ अगर बढ़ रहा है तो पैसे आएंगे, और यही दोनों अगर कम हो रहे हैं तो फिर डिक्रीज इन शेयर कैपिटल भी कम कर देगा पैसे, और डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम भी कम कर देगा हमारे पैसे, राइट। इसमें भी ये शेयर कैपिटल बढ़ेगा कैसे, पिछले साल और इस साल का दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल पिछले साल थे शेयर्स 1000 के, इस साल में 3000 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है 2000 से शेयर कैपिटल बढ़ गया, लेकिन वो दरमियान में फिर बोनस शेयर की भी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये कहता है इसमें से ये जो नीचे 2000 बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, इसमें से 500 रुपया बोनस शेयर थे, तो उसका मतलब है बोनस शेयर तो कैश शेयर्स नहीं होते ना, बोनस शेयर तो नॉर्मल शेयर थे, यानी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आया होता, बोनस शेयर बड़े होते हैं। तो हम कहेंगे हमारा शेयर कैपिटल जो है बढ़ा हुआ वैसे तो 2000 से नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 500 रुपया बोनस का, तो हम बाहर 1500 रुपया लिख देंगे, उसका भी अकाउंट बनता है, अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा वहां पर, ये भी परेशानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना। इसके अलावा जी अगर आपने लोन से लिए हैं तो जाहिर है फिर इंक्रीज इन, लोन्स लिए हैं तो पैसे आए होंगे, और अगर लोन्स दे दिए हैं तो कोई भी लोन्स हैं, लोन नोट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बढ़ेंगे तो पैसे आएंगे और कम होंगे तो पैसे जाएंगे, राइट। और फाइनली डिविडेंड पे कर दीजिए, डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड राइट। जो डिविडेंड रिसीव्ड अगर हुआ तो इन्वेस्टिंग में आएगा जी, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है इन्वेस्टमेंट। अब इसका भी टोटल कर लेंगे जी, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने पूरा लिखना, मैं एप्लीकेशन लिखा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट जी। नाउ वंस ऑल 3 एक्टिविटीज आर डन, इसका टोटल प्लस इसका टोटल प्लस इसका टोटल, इन सबको भी टोटल किया जाएगा। तो जो इन सब का टोटल होगा वो किसी एक साल में या इंक्रीज इन कैश बताएगा या डिक्रीज इन कैश बताएगा। फॉर एग्जांपल ये 2024 के लिए बन रही है, 2023 के लिए बन रही है, तो जो इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल होगा, जैसे आंसर आता है 50,000, तो वो क्या बताएगा, इस पूरे साल में 50,000 रुपया बढ़ा है मेरा कैश का,
और अगर ये आ जाता है 50,000 माइनस भी तो आ सकता है ना आंसर, तो उसका क्या मतलब है, इस पूरे साल में 50,000 मेरा कैश कम हुआ है। तो इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल जो होता है इसको कहते हैं हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, इन सब का टोटल जो, ठीक है, टोटल ऑफ ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस, और इसको हम कहते हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज है किसी एक साल, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इन एनी ईयर, ठीक है। लेट्स अज्यूम जी इसका आंसर आता है 50,000 रुपये, इसका आंसर आता है 50,000, तो इसका क्या मतलब है, इस साल में मेरा कैश 50,000 रुपये से बढ़ गया। इसका मतलब है अगर मैं इसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दूं, शुरू में मेरे पास कितना पड़ा हुआ था 1 लाख, मजीद कितना बढ़ गया 50,000, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश ना। तो इसमें फिर हम ऐड कर देते हैं ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो तीनों एक्टिविटीज का आंसर आएगा टोटल, उसमें ऐड क्या कर देना हमने, जो हमारा ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट हो, कैश इक्विवेलेंट मींस कैश, बैंक और कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन्हें कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। जो बता देगा क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दी बैलेंस शीट्स आर ट्रीटेड एज कैश। तो अगर आप इसमें टोटल इसमें ऐड कर देंगे तो ये ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा ये मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। इंक्रीज इन 1 ईयर, उसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ये इक्वल आएगा। इसका आंसर जो आएगा, जैसे मैंने कहा अगर इस साल में हमारा 50,000 का कैश बढ़ा है और साल के शुरू में मेरे पास 1 लाख रुपया था, तो टोटल 1 लाख प्लस 50,000 कितना नजर आना चाहिए, 1,50,000। अगर आप बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो आपको क्लोजिंग कैश 1,50,000 का नजर आ रहा हो, इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। तो ये उधर ही चेक हो जाता है, अगर आपने ठीक किया हो तो उधर ही चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत, राइट। अच्छा, इसमें ये है, बॉस का तो होता है कैश नहीं होता, ये बैंक नहीं होता हमारे पास, बल्कि हमने उल्टा बैंक से ले लिए होते हैं पैसे, उसे क्या कहते हैं, बैंक ओडी। अगर ओडी हो तो फिर इसको ऐड ना करें बल्कि माइनस कर दें, इसमें माइनस बैंक ओडी कर दें, ठीक हो गया जी। तो फिर जाहिर है आपका जो इधर भी माइनस क्लोजिंग बैंक ओडी, क्लोजिंग में से क्लोजिंग ओडी निकालें, ओपनिंग में से ओपनिंग ओडी निकालें, ऐड आंसर इसके इक्वल होगा। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये बात बेहतर तरीके से आपके ज़हन नशीन हो जाएगी। दैट्स इट। इंशाल्लाह कल इसके अकाउंट्स वगैरह बना देंगे।